वेलकम टू यूपीएससी लाइव विथ आईएएस गाइस। आज हमारे साथ में आदिल एहतशाम भाई हैं। तो आज इनसे इनकी पूरी स्ट्रेटजी, पूरी बुक लिस्ट और यूपीएससी में जो जो कठिनाइयां आती हैं आज इनके साथ पूरे होल जर्नी जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने आईएएस का सोचा कैसे कि मुझे आईएएस ही बनना है, मुझे यूपीएससी करना है, ये आपके दिमाग में कहाँ से ख्याल आया सर? जी, इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए मेरे ख्याल से दो चीज़ों की काफ़ी और असद ज़रूरत पड़ती है। वो ये है कि एक तो रोज़गार उसके पास हो और दूसरा ये कि एक समाज में इज्जत हो। वो कोई भी काम करे, चाहे अपनी बिजनेस करे या फिर किसी भी प्रोफेशन में हो, ये बहुत ज़रूरी है कि वो इज्जत चाहता है। इंसान शोहरत तो नहीं कहेंगे बल्कि इज्जत चाहता है। लिहाजा इंसान को, जैसे कि अगर अपनी भी बात करें तो हमें भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। ज़िंदगी गुजारने के लिए रोज़गार की ज़रूरत है। एक वक्त तक आप पढ़ते हैं, उसके बाद आप रोज़गार के लिए निकल पड़ते हैं, ये एक बात है। और यूपीएससी आपको इज्जत भी प्रोवाइड करता है, एक अच्छी नौकरी भी प्रोवाइड करता है। मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरा जो असल मकसद है यूपीएससी को, ये हिसाब किताब एक अगर जवाब ना हो, अक्सर लोग आप देखते होंगे कि यही जवाब देते हैं कि समाज के लिए, कौम के लिए या फिर लोगों के लिए हमें कुछ करना है। ये अच्छी बात है, अक्सर लोगों के अंदर जज्बा होता भी है। मेरा भी कुछ ऐसा ही मोटिव है, कुछ ऐसा ही इंस्पिरेशन है। हम एक एनजीओ चलाते हैं कलकत्ते में। वहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आई कि लोगों के लिए अगर काम करना है तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपको यूपीएससी, और ख़ास तौर पर यूपीएससी में दाखिल के बाद आप जिन पोस्ट में जाते हैं, चाहे वो आईएएस हो चाहे आप आईपीएस के पोस्ट में जाएं, वहाँ पे एक अच्छी आपको प्लेटफॉर्म मिलती है जहाँ पर आप बगैर डरे एक बड़े चेंज लाने के लिए आप काम कर सकते हैं। तो यही एक छोटा सा मोटिव है जो कि बड़े चेंज लाने के लिए है। और ओके भाई, तो जैसे आप इंटरव्यू से पहले यानी इंटरव्यू के कबल आपने बताया कि आपने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। तो आपने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप प्रोफेसर बन सकते थे, आगे बहुत सारी पोस्टें हैं, अपना इंडस्ट्री में जा सकते थे, मतलब आप हिंदुस्तान में या अब्रॉड कहीं भी जा सकते थे। फिर भी एक ये जज्बा कैसे आया कि नहीं यूपीएससी ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं? और वहां आपको कलकत्ता से दिल्ली की तरफ आना, क्या आपकी कलकत्ता में आपका प्रिपरेशन नहीं हो सकता था या फिर दिल्ली ही क्यों आपने चुना? इसके पीछे रीजन क्या है? जी, दो सवाल हो गए ये कि सबसे पहले तो जिस पढ़ाई को लेकर कर रहे थे उसमें भी आगे बढ़ सकते थे, और उसको बंद करके तो नहीं, उसको कंटिन्यू करके यूपीएससी की जर्नी में आना। ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी में, लाइफ में क्या आप अचीव करना चाहते हैं, किसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इस प्रिपरेशन में एक सेटिस्फेक्शन है, इसके बाद जो चीज़ हासिल होगा, जो चीज़ मिलेगा, उसमें भी एक सेटिस्फेक्शन है। और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में किसी को भी एक वाय ढूंढना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। तो एक अलग बात है, एक वाय होता है, क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, आप कुछ भी करें, वाय के पीछे जाएं कि हम फलां चीज़ क्यों करना चाहते हैं। तो मेरा भी एक वजह है यूपीएससी करने का। और दूसरा सवाल जहाँ तक आपने पूछा भी ये था कि कलकत्ता में क्या प्रिपरेशन हो सकती है, या दिल्ली आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हर जगह भी प्रिपरेशन हो सकती है। एक ऐसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम जी रहे हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में हम जी रहे हैं, जहाँ पर इंटरनेट का पेनिट्रेशन हर जगह पर है, फ्री रिसोर्सेज मटेरियल आपको हर जगह मिल जाएंगे। यूपीएससी के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको घर बैठे प्रोवाइडेड है, अवेलेबल है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ दिल्ली आकर पढ़ें। हाँ, दिल्ली में एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको एक माहौल मिलता है, आप एक कंटिन्यूअस प्रेशर और प्रोसेस में रहते हैं। यूपीएससी हर जगह लगा रहता है, जहाँ भी आप नजर, मतलब खास तौर पर राजेंद्र नगर या करोल बाग की हम बात करें, वहाँ पर आपको ये माहौल मिलेगा। जितने आरसीएस हैं, अच्छी वर्क कर रहे हैं आरसीएस बहुत सारे, वहाँ पर भी आपको माहौल मिलेगा। तो दिल्ली क्योंकि एक शुरू से मक्का बना हुआ है यूपीएससी के लिए, तो लोग आना पसंद करते हैं। बहुत हद तक उन्हें मदद भी होती है, उसके साथ यहाँ पर कोचिंग मिल जाती है। जिनको ज़रूरत पड़ती है कोचिंग की तो कोचिंग ले लेते हैं, और जिनको नहीं पड़ती वो वैसे भी रहते हैं। कहीं से भी प्रिपरेशन हो सकती है। कहने का मतलब यह है, आप घर पर भी बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। मोटिवेशन चाहिए, वो मोटिवेशन दिल्ली आने से नहीं मिलेगी। वो मोटिवेशन होती है इनर मोटिवेशन। अगर आप इनर तौर पर मोटिवेटेड हैं तो आप किसी भी जगह पर बैठकर, किसी भी गांव में रहते हुए
अपने बुक्स के साथ, अपने रिसोर्सेज के साथ आप तैयारी कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्लियर भी कर सकते हैं। लोगों ने किया है और करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। ओके सर। सर यूपीएससी में बुक लिस्ट जैसे GS1, GS2, GS3, GS4 और एसए और उसके बाद एनसीईआरटी, थोड़ा सर आप इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि ये पढ़ना है, डीडी बसु पढ़ना है, सुभाष कश्यप पढ़ना है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है, इंडिया इंडिपेंडेंस पढ़ना है, मतलब स्पेक्ट्रम पढ़ना है, बहुत सारी बुक हो जाती है। तो आपके लिए क्या क्या लगता है कि किन चीजों को बिल्कुल कंसाइज करके पढ़ा जाए कि उससे हमारे यूपीएससी के जर्नी में आसानी रहे? एक बात बोलना काफ़ी अहम वो ये है कि रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है, बुक्स बहुत सारे अवेलेबल हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे बुक्स पढ़ रहे हैं। यूपीएससी आपके साथ, किसी भी स्टूडेंट के साथ अगर वो प्रिपरेशन में जाता है तो दो तरीके से कम्युनिकेट करता है। वो ये है कि सबसे पहले आपको एक सिलेबस प्रोवाइड होती है, वो हर साल नोटिफिकेशन के साथ निकलता है, तो सिलेबस आपने देखना है, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखने हैं। तो उससे ये पता चलता है कि क्या स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं, किस डायरेक्शन में आपको क्या पढ़ते हुए जाना है। ये सब चीज़ एक ब्लूप्रिंट है, एक हॉलमार्क है, ये कह सकते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो इन्हीं टॉपिक्स के साथ, इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ, इन्हीं के इर्द गिर्द घिरते हुए जो जो चीज़ आपको मदद कर रही है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अब ये कहेंगे कि एक टॉपिक आप 4 बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन वो फ़ायदेमंद नहीं है, वो बेनिफिशियल नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि यू नीड नॉट रीड इन नंबर ऑफ बुक्स, बट यू शुड रीड वन बुक इन नंबर ऑफ टाइम्स। ये ज़रूरी है कि आप इन नंबर ऑफ टाइम्स एक किताब को पढ़ें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो ज़्यादा फ़ायदा आपको देगा। एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है 6 से 10 तक, उसके बाद 10 से 12 तक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए सजेस्टेड है, लेकिन 11-12 अगर आप पढ़ेंगे तो वो 6 से 10 को बहुत छोटे में कंपाइल कर देता है अच्छे एडवांस लेवल पर। तो एनसीईआरटी को अपना बेस बनाएं, एनसीईआरटी को बेस बनाकर उसके ऊपर आप वैल्यू एडिशन करें। अब वैल्यू एडिशन 2 चीज़ों से होती है, एक होता है रिसर्च और एक होता है करंट अपडेट्स। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको पहले एनसीईआरटी से कवर करें, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स उसमें ऐड करते रहें। जिस तरीके से मतलब अगर आपने 2023 में देना है तो आप पिछले 1 साल का या उससे ज़्यादा भी पूछ रहा है, यूपीएससी के ट्रेंड रहा है तो कम से कम 1.5 साल का पूछ लेता है। तो करंट अफेयर्स उस टॉपिक के रिलेटेड आपने करना है और उसके साथ साथ हर टॉपिक के लिए रिसर्च ज़रूरी है, क्योंकि जो 2013 के बाद जो पैटर्न रहा है वो एनालिटिकल पे चल गया है। मेंस में आपने एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तब आप लिख सकते हैं। तो ज़रूरी है कि रिसर्च हो, एनसीईआरटी पहले बेस बने, उसके साथ हर टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च हो। बहुत ज़्यादा पीएचडी वाला रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल रिसर्च से मुराद ये है कि उस टॉपिक के इर्द जो रेलेवेंट है यूपीएससी में, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, वो कोचिंग भी प्रोवाइड कर देती हैं। उसके साथ साथ हर टॉपिक के लिए आपको करंट अपडेट्स होना चाहिए। ओके सर, ये तो रहे आपने मतलब बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से बताया। और भाई आंसर राइटिंग मतलब कितना इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में? देखें, एक स्टूडेंट होने के हैसियत से, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आंसर राइटिंग तो बताने वाले बहुत सारे धुरंधर हैं जो उन्हें पास किया है, उसके ऊपर हमारे टीचर्स हैं वो बताते हैं। लेकिन जिनसे भी आप सुनेंगे तो एक कहेंगे कि पर्टिकुलर फेवरेट आंसर या फिर बेस्ट आंसर क्या होता है, वो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है फिक्स्ड। एक लड़का या एक स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक आंसर लिखता है, बहुत अच्छा लिखता है, फिर उसको दूसरी सब्जेक्ट अब थमा दीजिए, उसमें अच्छा आंसर नहीं लिख सकता। ये भी देखा गया है कि एक ही टॉपिक के अंदर 2 क्वेश्चन से एक आंसर वो बहुत अच्छा लिखता है, दूसरे का आंसर अच्छा नहीं लिख पाता है। तो एक बेस्ट आंसर नहीं होता। क्वेश्चंस के डिमांड को हमें समझना चाहिए। आंसर राइटिंग पे हम आएंगे। क्वेश्चन की डिमांड को हमें समझना चाहिए। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, एक सेंटेंस 2 सेंटेंस में आप आउटलाइन करें क्या पूछ रहा है, उसी के इर्द गिर्द अपने आंसर को दें। लेकिन ये तभी दे पाएंगे जब आंसर राइटिंग आप कर रहे होंगे। अब प्रिपरेशन प्रोसेस में सिर्फ पढ़ना नहीं है आपने, क्योंकि यूपीएससी में मेंस, जहाँ पर आप मेंस के आपने 4 पेपर लिखने हैं, ऑप्शनल के जीएस के 4 पेपर लिखने हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर लिखने हैं, फिर एक ऐसे है। तो ये तमाम चीज़ आप बगैर लिखे नहीं होगा। आप सिर्फ पढ़कर सोचेंगे कि एग्जाम टाइम में हम दे दें, हालांकि ऐसा कोई नहीं करता। सब तैयारी करते हैं, सब प्रिपेयर करते हैं, लिखते हैं। ज़रूरी ये है कि अच्छे से लिखें, उसको स्ट्रेटेजाइज करें। एक दिन के स्लॉट हम बनाएं। हर दिन अगर आप पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम अलॉट करना पड़ेगा जहाँ पर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं।
आंसर राइटिंग इज द की टू सक्सेस है। आंसर राइटिंग आपने हर दिन करनी है। बहुत सारे टॉपर्स के आप अगर इंटरव्यू देखेंगे तो कहते हैं कि हम हर दिन आंसर राइटिंग करते थे, पढ़ते कम थे, आंसर ज्यादा लिखते थे। ये जरूरी है। तो आंसर राइटिंग हर दिन होनी चाहिए और डिपेंड करता है क्या क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, लेकिन आंसर राइटिंग को उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए, वो बेहतर हो। ये तो आपने बता दिया कि मतलब आंसर राइटिंग पर डे आपको करना ही करना है। उसके बाद दिल्ली में आना और दिल्ली में रहना, क्या क्या दुश्वारियां झेलनी पड़ती है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, या फिर जो भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले हैं, जैसे आप पर्सनली आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? दुश्वारियां कहाँ नहीं है ये बताइए। हर जगह दुश्वारियां। घर पे रहेंगे तो घर पे रहते हुए बहुत सारी दुश्वारियों का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। दुश्वारियां नहीं समझनी चाहिए। स्ट्रगल फेज है। स्ट्रगल में हर चीज जो रुकावट बनती है या फिर जो भी चीज आपके सामने आती है, सब स्ट्रगल का हिस्सा है। तो सबको खुले बाहों से आपने एक्सेप्ट करना है और ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होने देना है, राह का रोड़ा नहीं बनने देना है किसी भी चीज को। दुश्वारियां दिल्ली में या फिर कहीं पे भी आप रहेंगे तो ये हो सकता है कि खाने पीने की, अपनी चीजों को खुद मैनेज करने की ये है। तो इसको लेते हुए ये स्ट्रगल का पार्ट है, ये प्रोसेस का पार्ट है। तो जितना पढ़ाई जरूरी है इसको करते हुए आपने तैयारी करनी है। वैसे कोई बहुत ज्यादा दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ता। हाँ, एक प्रेशर बना रहता है। वो प्रेशर को किस तरीके से आप कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ये जरूरी है जानना। और एक बात हम बोलते चले, ये जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स फिर वापस भी चले जाते हैं। बहुत कम का सिलेक्शन होता है। यूपीएससी आसानी से नहीं निकलता है। कई कई साल निकल जाते हैं इसमें। यंग एज में आते हैं लोग, बूढ़े होके निकलते हैं, कोई बहुत जल्दी निकाल लेता है। देखें, इसके लिए एक बात है, वो ये है कि आप सिंसेरिटी से अगर कोई चीज करेंगे तो वो चीज आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। ये नेचर का रूल है। सिंसियर अगर आप हैं तो आपको 10 साल यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। डीमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। यूपीएससी है, आसानी से नहीं निकलता है, कोई बात नहीं, उसके आगे कुछ और होगा। लेकिन ये प्रिपरेशन आपको एक ऐसा मकाम पर पहुंचा देता है, एक ऐसी जिंदगी प्रोवाइड कर देती है जहां पर आप कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। मतलब अपने जो दोस्त हैं, अपने अपने ग्रुप से जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में नहीं है, उनसे तो बेहतर ही करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे। ओके सर, मैं भाई आपको बता दूं कि मैं बहुत आईएएस से, बहुत आईपीएस से मिला, और उसके बाद मेरी मुलाकात अक्सर होती रहती है लोगों से। मैं जामिया आरसीए में भी मिलता रहता हूँ। लेकिन एक चीज देखता हूँ, अपने एक चीज में कॉमन देखा है कि जब मैं उनसे बातें करता हूं तो मुझे एक लगता है कि हाँ, आपसे भी बात कर रहा हूं, और वो चीज कंपेयर करता हूं तो मुझे एक लगता है कि एक डिप्लोमेट बोल रहा है। तो क्या, देखो, होना सिलेक्शन और ना होना ये अलग चीज है, लेकिन एक डिप्लोमेट की तरह बात करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आप नए बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करेंगे, और उनके सामने क्या क्या दुश्वारियां आएंगी, उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? दुश्वारियां ये वर्ड है, इसको भूल जाएं जितने भी बच्चे हैं। स्ट्रगल है। किसी भी चीज में आप जाएंगे तो स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ेगा। पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, सिलेक्शन आपका पक्का है। अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो सिलेक्शन कहीं में भी नहीं होगा। ये रूल है। नए स्टूडेंट्स जो आते हैं उनको ये समझना चाहिए कि सबसे पहले सिलेबस देखें वो, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहें, सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें। वैसे यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, एक ओवरऑल बन जाना चाहिए कि जो सिलेबस में हमारा दिया हुआ है उसको मोटा मोटा हम कर लें। नए स्टूडेंट्स ये इस तरीके से अपने प्रिपरेशन को करें। और अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस जरूर लें, चाहे वो आपके सीनियर हो सकते हैं, कोई टीचर्स हो सकते हैं। गाइडेंस बहुत बहुत फायदा देता है। और मैं भी गाइडेंस के अंदर हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स सब गाइडेंस के साथ ही करते हैं, तो गाइडेंस लेते रहें, जरूरी है। ओके और कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो कोई भी चीज को आपको करने से पहले, मतलब फाइनल स्टेज में करने से पहले, जरूरी है कि अपने म्यान से तलवार निकालें और उसको थोड़ा सा शार्प कर लें। तो वो मॉक टेस्ट से होता है। मॉक टेस्ट देते हैं, देना चाहिए। कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाएं प्रीलिम्स के लिए खास तौर पर, और उसमें देखें क्या गलती रही है, मार्क्स कम आते हैं कहीं तो क्यों आ रहा है, किस एरिया में आपने बेहतर करना है तो उसमें ज्यादा मेहनत करिए। और ये देखिए कि क्या ट्रेंड है क्वेश्चंस का, वो प्रीवियस ईयर से आपको पता चलेगा। किसी टॉपिक्स में आपको ज्यादा मेहनत करना है तो उसमें आपको ज्यादा मेहनत करना चाहिए।
किसी टॉपिक्स में कम मेहनत करना है तो उसमें कम मेहनत करना चाहिए। वो डिपेंड करता है, वो पता चलेगा आपको, प्रीवियस ईयर्स आप देखेंगे। और सब चीज़ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, रेलेवेंट पढ़े। मॉक टेस्ट आपको क्या आप पढ़े हैं वो असेस कराता है, एक सेल्फ असेसमेंट होती है, और उसके ऊपर फिर बिल्डअप करें। तो मॉक टेस्ट ज़रूरी है, देना चाहिए। 2 टेस्ट सीरीज कम से कम किसी भी कोचिंग की आप इंस्टीट्यूट के लगा लें या फिर प्रीवियस ईयर्स लगाएं, फायदा हो। ओके सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अपने सेशन को अमेंड करते हैं। एक आपकी बातों को सुनकर एक मुझे अल्लामा इकबाल का शेर आ गया, याद आ गया कि तू शाही है, काम परवाज है तेरा, और तेरे सामने और आसियां भी है। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल, कि ये नहीं कि मुझे नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन ये है कि यूपीएससी अगर आप कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे। अगर आपने अच्छे से दिया है तो कुछ ना कुछ करके जाएंगे। और लास्ट पॉइंट आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? वो विकास दिव्य कीर्ति सर काफ़ी यूट्यूब में छाए रहते हैं, और जिनमें बात होती है उनकी बात होती है, लिहाजा आप यूट्यूब में उनकी बात अक्सर सुनते हैं। उन्होंने कहा था कि, उन्होंने तो नहीं कहा था बल्कि एक शायर का रेफरेंस दिया था, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजर्बा होगा। तो ये बहुत इस प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है। किसी भी प्रिपरेशन कंपटीशन में आप हैं तो उससे आप एक तजर्बा लेते हैं। यूपीएससी का तजर्बा आपको ज़िंदगी अच्छी जीने की एक सीख देती है, और एक अच्छी ज़िंदगी आप गुजारने के उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर अगर यूपीएससी नहीं हुआ तभी आप बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरी आखिरी कमेंट या फिर आखिरी मैसेज यही रहेगी कि पढ़ें, वर्क हार्ड। वो स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना कि अराइज एंड वेक अप, अराइज मतलब अराइज, वेक अप एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड, कि उठो, दौड़ो और तब तक ना रुको कि जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। यही है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत गुड विशेस के आपके ज़रिए स्टूडेंट्स की मदद हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स को आइंदा जो एग्ज़ाम है जिसमें से सभी हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अच्छा उनका जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कुछ बोलने का मौका दिया। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू।